हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम M340 को कैसे करके कॉन्फ़िगर करते हैं। कुछ कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट उस दिन रहता था, वो मैं आज आपको बताऊंगा। उसके बाद सारे सेक्शंस इसमें कैसे कैसे यूज़ होते हैं हम उसको देखेंगे, और कुछ प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में मैं आज शुरू करूँगा। सबसे पहले एक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हमारा पीएलसी के एंड प्रोसेसर पे आता है। जो आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको 2 पोर्ट दिख रहे होंगे। जैसा कि मैंने उस दिन बताया था, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसर चेंज कर सकते हैं, उनके वर्जन्स कैसे लेते हैं। वो वर्जन आप यहाँ पे भी आके आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सेम ही प्रोसेसर है लेकिन इनके वर्जन कम है, तो आप यहाँ से भी वो चेंज कर सकते हैं। प्लस अब आपके पास ऑप्शन आता है कि ये 2 पोर्ट आ गए, इन दोनों पोर्टों को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। पहला पोर्ट आता है ये। अब जब इसके ऊपर ले जाएंगे तो एक मॉडबस, एक ईथरनेट का। सबसे पहले मेरा ईथरनेट का पोर्ट आया। यहाँ पे आप ईथरनेट सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ चैनल 3। तो अब आप यहाँ पे करेंगे कि इसको हम कैसे करके कॉन्फ़िगर करेंगे। एक तो ये पॉइंट है मेरे पास, मैं अभी बंद कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट आता है मैं मॉडबस, तो हम ईथरनेट को बाद में करेंगे, पहले मॉडबस वाला एक बार देख लेते हैं। सीरियल पोर्ट को हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे सीरियल पोर्ट आता है। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या कैसे है उसके बारे में आप यहाँ पे देख पाएंगे। फिर आप चैनल 0 पे आएंगे, एक ही चैनल है। अब इस पोर्ट को आप एज अ मास्टर यूज़ करना चाहते हैं या एज अ स्लेव यूज़ करना चाहते हैं। एज अ मास्टर करना चाहते हैं तो उसके कितने रिट्राइज रहेंगे, कितने डिले के बाद आप देखना चाहते हैं। RS485 में लेना चाहते हैं, RS232 में लेना चाहते हैं। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनको अच्छा खासा काम का नॉलेज है, वो सब जानते हैं कि मॉडबस क्या है, RS485 क्या है, RS232 क्या है। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी इतने प्रोटोकॉल को इतना डीपली नहीं जानते हैं, उनको मैं प्रोटोकॉल्स का भी एक अलग से वीडियो अपना लेके आऊँगा, जिसमें सारी चीज़ें बताऊँगा। वैसे आप लोग मेरे IEC 101, 104, PNP3 इन सारे प्रोटोकॉल्स पे काम देख ही चुके हैं वीडियो। मैं मॉडबस का भी एक वीडियो लेके आऊँगा, जो आपको कोशिश करूँगा बहुत ईज़ी वे में समझा पाऊँ। तो जिनको पता है वो इसको अच्छे से समझ पाएंगे, जो अभी नहीं जानते हैं उनके लिए मैं वीडियो ले ही आऊँगा। तो आप फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हैं अभी कि आप यहाँ पे मास्टर स्लेव यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये इसका फिजिकल लाइन 232 करना है, 485 करना है, ठीक है। फिर इसके बॉर्डर रेट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हैं, स्काई में डाटा लेना है कि RTU में लेना है, स्टॉप बिट क्या है, पैराटीज क्या है। ये बस आप समझ लीजिए कि मॉडबस का जो एक पॉइंट है, वो इन्हीं सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि अगर आपका मास्टर है तो मास्टर में आपके पास डाटा बिट क्या है, स्टॉप बिट क्या है, बॉर्डर रेट क्या है, पैरिटी क्या है। ये हो गया। और मॉडबस में चाहे आप मास्टर में हैं चाहे स्लेव में, आपके पास ये मास्टर और स्लेव में केवल इतना डिफरेंस आ जाएगा। मास्टर जब है तो ये आपके डिवाइसेस की आईडी मांगेगा। ये जब आप, क्योंकि मास्टर जो है वो क्वेरी देगा अपने किस डिवाइस का उसे डाटा चाहिए, ठीक है ना। मास्टर आपको क्वेरी दे रहा है अपने स्लेव्स को कि मुझे अपना डाटा दीजिए। स्लेव जो होते हैं, स्लेव तो आइडियल पड़े हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, पैरामीटर सबके सेम है। हर स्लेव की अपनी एक आईडी है। मतलब आप ये समझ लीजिए आपके घर में है, जैसे आपके फादर हैं, तो वो एक मास्टर हो गए। वो आपकी मदर से बोलेंगे कि भाई मुझे इसका खाना ला के दो। फिर आपके सिस्टर्स से कुछ बोल दिया कि आपकी क्या कैसे पढ़ाई है, आपसे अलग बात कर लिया। तो एक वैसा करके हो गया कि सब स्लेव हो गए थे, वो मास्टर हो गए, सबको क्वेरी भेज रहे हैं कि तुम मुझे रिस्पॉन्ड करो। ऐसे ही मास्टर होता है जो सबसे क्वेरी करता है, और बाकी सब स्लेव है, सबके पैरामीटर सेम है। अब प्रोटोकॉल को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो फ्रेशर्स हैं, कि एक बात करने का एक मीडियम, हम किस मीडियम में एक दूसरे को अपने बात कन्वे करा सकते हैं। अब अभी के लिए उस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसका पैरामीटर कर लिया, स्लेव कर रहे हैं तो स्लेव करेंगे, तो स्लेव में हमें इसकी एक आईडी डिफाइन करनी पड़ती है। तो जो अभी मैंने आपको दिया, तो जैसे हम लोग मदर और सिस्टर और किसी को भी रेफरेंस दे रहे थे, तो सबके अलग अलग नाम हो गए, ठीक है ना।
ऐसे ही स्लेव की भी अलग अलग आईडी होती है जिसको हम नेम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे हम करके डिफाइन कर देते हैं। और मॉडबस के लिए आप बेसिक इतना समझ सकते हैं कि मॉडबस की जब भी हम कम्युनिकेशन करेंगे तो एक मास्टर और 31 स्लेव रहते हैं जब हम RS-485 की बात करेंगे। ठीक है, तो 232 की अगर हम बात करते हैं तो 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। अभी के लिए आप इसको समझ सकते हैं, बाकी तो इसमें मॉडबस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी हम ईथरनेट का भी करेंगे, वो भी एक मॉडबस का ही टाइप है। लोग थोड़े से मॉडबस में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो अभी इतना ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे आपको सारे प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से समझाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप कैसे इस पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना है वो आप देख चुके हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब ईथरनेट। ईथरनेट को कैसे करते हैं वो आप समझ लीजिए। जो आजकल सबसे ज़्यादा चलने वाली हमारे प्रोटोकॉल है जिसमें हम काम करते हैं, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। अब आप यहाँ पे आते हैं ईथरनेट, ईथरनेट में चैनल 3, यहाँ पे आके आप इस पर क्लिक कर लेते हैं। फिर आप अब यहाँ करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कोई भी लिंक नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? अब वो कैसे आएगा, ये कैसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको आना पड़ेगा, आप ये देख रहे होंगे सबसे पहले प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, ड्राइव डेटा टाइप्स, ड्राइव फंक्शनल टाइप्स, वेरिएबल ऐप इंस्टेंस, मोशन, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे आना है। यहाँ पे आपको एक नेटवर्क ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और एक न्यू नेटवर्क में आप आएंगे, ईथरनेट का एक ऑप्शन लेंगे। यहाँ पे आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं, मैं फिलहाल सेम ही नाम रखता हूँ और इसको यस करने के बाद आप ईथरनेट पे आएंगे। यहाँ पे आपके कई सारे हैं, तो अभी आपका यहाँ पे प्रोसेसर है BMX CPU 2020, तो मेरा वर्जन मैंने हायर वाला ले रखा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे वाला सिलेक्ट कर दिया। देखिए ये था ना P2023.210, इस वजह से मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन वर्जन 2.0 वाला ले लिया। फिर IP कॉन्फ़िगरेशन में आके समथिंग मैं कुछ भी एक IP डाल सकता हूँ, 1 डाल दिया मैंने और इसको आके मैंने ये वैलिडेट कर दिया। ओके, वैलिडेट करने के बाद अब आप यहाँ पे ईथरनेट में ऑप्शन में आएंगे, तो ये देखिए ईथरनेट 1 वाला ऑप्शन आपको मिल गया। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको वैलिडेट करेंगे। ये देखिए अब आपका ये येलो हो गया, यानी ये कॉन्फ़िगर कर दिया गया है। अब आपके ये जो पर्टिकुलर पोर्ट था ईथरनेट का, अब ईथरनेट की इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। अगर IP चेंज कभी करना है फ्यूचर में तो भी आप यहीं से आके उसकी IP चेंज करने वाले हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं सिक्योरिटी में, कि अगर आपको जैसे हम वेब पेज पे भी इसको देखना चाहें तो अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो वेब पेज वगैरह का FTP सर्वर पे करना चाहते हैं तो उसको इनेबल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल रहते हैं। ठीक है, फिर ये IP कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। इसके बाद अगर आपको मैसेजिंग में जाना है, उसके SNMP कंट्रोल करना है, बैंडविड्थ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब जैसे आपकी ज़रूरत पड़ती चली जाएंगी मैं आपको उसके बारे में चीज़ें बताता चला जाऊँगा। अब इसी के बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हम और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे टूल्स पे आके आपके पास एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन में आके आपको कुछ पैरामीटर मिल जाते हैं, जैसे जनरल में कैसे ऑटो इंक्रीमेंट प्रोजेक्ट वर्जन वगैरह चेंज किए जाते हैं। डिस्प्ले एरर करना है तो मैसेज बॉक्स में आ जाएगा, या आउटपुट विंडो में आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। पाथ, कौन सी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ कैसे करके है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको वो चीज़ें दिखा देनी चाहिए। फिर ये ग्रिड फॉर्मेट में है, आप डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे तो आपको ये वहाँ पे जो लाइनिंग है वो वैसे करके ऑपरेटर स्क्रीन वगैरह में आ जाएगा। ऑपरेटर स्क्रीन में आपको बता दूं कि इसमें आप जस्ट लाइक स्काडा या HMI भी बना सकते हैं अपने इस PLC के सॉफ्टवेयर में, तो आपको अलग से HMI की भी जरूरत नहीं है। जैसे HMI में आप कमांड वगैरह देते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है, तो वो भी कैसे होगा, सब चीज़ें आपको मिलेंगी 1 by 1। तो अब यहाँ पे अगर आप
ऑनलाइन प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ उसको आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, आप हटा सकते हैं। लेंथ और विड्थ आपकी जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है, ऑपरेटर स्क्रीन, वो आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। स्क्रीन ओपनिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, मल्टी स्टैंड पे खोलना चाहते हैं, मोनो स्टैंड खोलना चाहते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। हमारे जो मैंने आपको उस दिन बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर रहे हैं, उनमें से PL7 कॉन्सेप्ट का है, तो उसके बारे में यहाँ पे है। प्लस इसके बाद एक सेटिंग इसमें और आता है, प्रोजेक्ट सेटिंग। ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं कि अगर बिल्ड सेटिंग कहाँ से आएगी, वर्चुअल ऑप्टिमाइजेशन कोड करना है, ऑनलाइन मॉडिफिकेशन ऑटोमेटिक रहेगी कि क्या रहेगा। प्रोजेक्ट सेविंग बाय डिफ़ॉल्ट है, जब आप प्रोजेक्ट सेव करते हैं तो एक .sta फॉर्मेट में जाता है। अगर आप बैकअप कभी भी किसी को देते हैं, अगर आपने STU वर्जन दिया और मान लीजिए आपका 14.1 वर्जन मैंने उस दिन आपको बताया था इंस्टॉल करने के लिए, किसी के पास 13 वर्जन है या 15 वर्जन है, तो वो आपका बैकअप अगर आपने STU में दे दिया, 14.1 वर्जन उसके पास नहीं है, तो आपका बैकअप ओपन ही नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने STA वर्जन दिया है, तब वो आपका अगर आपका वर्जन उस वाले सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है तो आपका बैकअप ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर में ZEF या XEF फाइल में आपको जनरेट करके देना पड़ेगा। अदरवाइज STA में जब आप दे देंगे तो डायरेक्टली बैकअप ओपन हो जाएगा। एम्बेडेड डेटा में आप अपलोड इन्फॉर्मेशन क्या है, जब आप ये चाहते हो कि मैं एक बार बैकअप डाल दूँ, उसके बाद वो बैकअप कोई और अपलोड ना कर पाए, आप यहाँ से हटा दीजिए। जैसे इन चेक कर देंगे तो आपने एक बार बस बैकअप डाल दिया, पासवर्ड लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने एक बार बैकअप डाला, कोई भी उस बैकअप को अपलोड नहीं कर पाएगा। तो ये भी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। एनिमेशन टेबल डालना है तो वो भी आप कर सकते हैं। PLC डायग्नोस्टिक, रैक वेरिएबल नेम डालना है नहीं डालना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वन बाई वन आप सब देखते रहेंगे। टाइम जोन आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन DDT वगैरह है, वेरिएबल्स। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो आपको बाद में कभी काम आने वाली है, वो जब हम करेंगे तो मैं समझाऊंगा भी, कि कई बार हमें अपने बैकअप्स में एरे बनाने की ज़रूरत है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एरे नहीं आता है, तो यहाँ पे आके जब भी आपको एरे बनाने की रिक्वायरमेंट होगी, आप यहाँ पे चेक करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे, तब आप उस एरे को बना पाएंगे। अभी मैं हटा दे रहा हूँ ताकि मैं जब भी आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तब कहाँ कैसे हमें यूज़ करना है, कहाँ पे एरर आएगा, वो सब आएगा। मैं फ़िलहाल के लिए मैं आपको सारे चीज़ें एक बार वन बाई वन करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारे कहाँ पे किस टूल बार में क्या चीज़ अवेलेबल है। कभी आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे उस दिन मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। देखिए, एक डाउनलोड टारगेट है, अपलोड प्रोजेक्ट यहाँ से आपके पास ऑप्शन ये भी आता है, Ctrl+K आप प्रेस करिए, कनेक्ट हो जाएगा। फिर प्रोजेक्ट टू PLC और फ्रॉम PLC आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। कनेक्ट यहाँ से भी हो सकता है, डिसकनेक्ट ये हो सकता है। मेंटेनेंस में आप यहाँ से जा सकते हैं, रन यहाँ से होगा, स्टॉप यहाँ से। जो चीज़ें यहाँ पे हैं PLC इनिशियलाइज होनी है वो आप यहाँ से करा सकते हैं। अपलोड इन्फॉर्मेशन एक ऑटोमेटिक होता है, एक करना पड़ता है। अगर आपने वहाँ से ऑटोमेटिक हटा दिया तो जब भी आप डाउनलोड करते हैं तो अभी क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपलोड इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना पड़ेगा कि अपलोड हो जाए। ठीक है, अब उसी के बाद हम यहाँ पे आके अगर कभी मेमोरी कंजम्पशन वगैरह देखना है कि मेरा कितना मेमोरी कंजम्पशन है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। फिर जो मैं एक आपको बता रहा था कि प्रोजेक्ट अगर किसी को देना है तो जनरली क्या करना होता है, आप एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ZEF या XEF। हम कभी भी बैकअप किसी को देंगे तो इस फॉर्मेट में ऐसे करके देंगे। फुल एप्लीकेशन आप ZEF फॉर्मेट में देंगे। कभी भी किसी को आपको सपोर्ट चाहिए, कोई बैकअप मांगता है, तो आपको हमेशा ZEF फॉर्मेट में देना है। ठीक है, अब बाकी चीज़ें तो आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे वो रहेगा ही। अभी हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं। अब हमने अपना कम्युनिकेशन सेटअप कर लिया है। अब आगे के हम कैसे लॉजिक रेडी करने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले
यहाँ पे एक प्रोग्राम का सेक्शन आएगा, उसमें टास्क आएगा। टास्क में एक ऑप्शन आता है मास्क, मास्क में आता है लॉजिक, एक आता है एसआर सेक्शन। तो टास्क और मास्क के अंडर में जो लॉजिक सेक्शन आता है, हम सबसे पहले लॉजिक इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हम बनाते हैं, तो हम न्यू सेक्शन यहाँ पे आके ले लेंगे। इसमें आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरह की आती हैं। एचटी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन लिस्ट में लिख सकते हैं, एफबीडी में लिख सकते हैं, एसएफसी में लिख सकते हैं, लैडर में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक लैंग्वेज चला करती थी जिस पर काम होता था DLL 984 सेगमेंट। हम सबसे पहले लैडर करते हैं, जो सबको बहुत इजी वे में आ जाती है समझ में। मैं इस पे एक सेक्शन का कर देता हूँ, माई फर्स्ट सेक्शन करके आ जाता है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको और साथ के साथ दिखा दूँगा। कोई सेक्शन पर्टिकुलरली मेरे को किसी कंडीशन पे चलना चाहिए कि ये पर्टिकुलर इनपुट आए ये कुछ कंडीशन में सेटिस्फाई हो, तो यहाँ पे भी इस सेक्शन पे भी आप लॉकिंग लगा सकते हैं या इंटरलॉक डाल के। तो फिलहाल के लिए अभी हम इसको ऐसे ही कर देते हैं और मेरा ये लेटर के फॉर्मेट में बन के आएगा। अब इसमें हमें लॉजिक बनाना है, कैसे वर्किंग करनी है, 1 बाय 1 हम उस पर वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले इसका यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे एक एनो कॉन्टैक्ट आएगा नॉर्मली ओपन। मैं इसे क्लिक करके यहाँ पे लगा दूंगा और एक आउटपुट आएगा। मैंने कॉइल लिया, लगा दिया। ये मेरे सिंपल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमने कर ही दिया इसमें। अब आपको एस्केप कर दिया। यहाँ पे अब मेरे को इसके ऊपर एड्रेस देना है, तो मैं अभी इसे डाल देता हूँ स्टार्ट नाम से। मैंने वेरिएबल बनाया। अब ये बोल रहा है कि वेरिएबल आपको बूल टाइप का रखना है कि क्या ई बूल है। बूल और ई बूल में डिफरेंस कुछ नहीं होता है, दोनों डिजिटल हैं, ओनली एड्रेसिंग का फ़र्क है। अगर आप एक मेमोरी वर्ड को ब्रेक करके बनाएंगे कोई बिट, तो आपका वो बूल हो जाएगा। अगर आपका नॉर्मल बिट रहेगी तो आपको ई बूल करना पड़ेगा, एलिमेंट्री बुलियन। तो अभी हम ई बूल रखते हैं और इसका एड्रेस हम %m1 रखेंगे, क्योंकि हम एक मेमोरी वर्ड को भी 16 बिट में तोड़ सकते हैं। तो जब मेमोरी वर्ड की हम बात करेंगे तो जैसे MW0, वो मैं आपको बाद में थोड़ा डिटेल में अभी समझाता हूँ। और यहाँ पे हम लैंप रख लेते हैं, ठीक है, इसको भी ई बूल रख लेंगे। अगर आप यहाँ इसको बूल रखेंगे तो आपको बाद में एरर दे देगा। हमने ये कर दिया। अगर आप एड्रेस अभी फ़िलहाल नहीं भी रखेंगे, क्योंकि मैं इसी में चला रहा हूँ, क्यों सिमुलेशन में तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन यही चीज़ जब आप एस्काडा या HMI में चलाएंगे तो आपको इन्हीं एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब मान लीजिए मैं इसी में एक मेमोरी वर्ड ले लेता हूँ और मेमोरी वर्ड ऑपरेटर से ले लेता हूँ। मैं ऑपरेटर मैंने डाला, ऑपरेटर में मैं कैसे लिखूँगा, ऑपरेटर में मैंने डाल दिया %MW0 कॉलन ऑनलाइन 0%MW0 शिफ्ट। मैं अगर ये कर देता हूँ, अब इससे क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। इसमें हमारे PLC स्नाइडर में एक कुछ सिस्टम बिट्स होती हैं, ये जनरली ऑलमोस्ट सब में तो सेम ही होती हैं। जैसे ट्यूडो हमारी एक PLC आती थी स्नाइडर की, उसमें होता था, या M200 M221 वाली PLC आती है, उसमें कुछ सिस्टम बिट्स हमारी कॉमन ही होती हैं।
जैसे S6 होता है पर सेकंड की हमारी पर सेकंड हमें पल्स देता है। अगर मैं इसी में S5 करूँगा तो हमारे कुछ मिली सेकेंड्स में पल्सेस मिलती हैं, और अगर मैं अपना S4 करता हूँ तो कुछ और 100 मिली सेकेंड में पल्सेस होती हैं। अगर आप S1 और S0 की बात करेंगे तो कोल्ड स्टार्ट और वार्म स्टार्ट की हमारी पल्सेस होती हैं। तो ये डिफरेंट रहती हैं, ऐसे ही HW की भी रहती हैं। ये सिस्टम बिट आप हेल्प में जाके उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसको देखते हैं MW एक्चुअली क्या, अगर आप इसमें इंटीजर वैल्यू, रियल वैल्यू या आप डिंट वैल्यू कुछ भी डिफाइन करेंगे वो आप MW में डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब MW अगर मैंने इंटीजर में लिया, यहाँ पे एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, एलिमेंट्री वेरिएबल में आता हूँ। यहाँ पे हम वेरिएबल बना देते हैं लाइकवाइज काउंटर काउंट वन कर देता हूँ मैं, इसका इंट कर देता हूँ, इसका एड्रेस हम डिफाइन कर देते हैं %MW0। ठीक है, अब हम वापस से अपने लॉजिक में आएंगे। यहाँ पे आप उसका नाम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वही तो मैंने एड्रेस ही डाल दिया। अब उसको नाम लिख दीजिए, यहाँ पे जो भी उसका नाम रहेगा आप वो नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसी में अगर मैं रियल की बात करूंगा तो यहाँ पे जब ऐड कराऊंगा तो 1.0 होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या मैंने लॉजिक किया कि %S6 यानी पर सेकंड, काउंट की वैल्यू में, काउंट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है, उसमें 1 ऐड हो जाए, यानी 1 यहाँ आया, फिर अगले सेकंड जब आएगा तो यहाँ 1 पहले से ही है और ये 1 ऐड हुआ तो ये 2 हो जाएगा। ऐसे करके साइकिल मेरी चलती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया। फिर अगर मेरे को ऑपरेटर ब्लॉक लेना है, अब आप कहेंगे ऑपरेटर का तो हमने ले लिया। कंपेयर का क्या है? कंपेयर जहाँ पे आपको कोई चीज़ कंपेयर करानी है, कंपेयर तो काउंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 हो जाए, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक ऑपरेटर ब्लॉक यूज़ करना है और इसकी पूरी लाइन में सेंटर वाली आपस में ज्वाइंट कर देता हूँ। काउंट _1 कॉलन इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ। अब क्या हुआ कि जैसे ही काउंट 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हुआ, ये वैल्यू से 0 करा देगा। तो कंपेयर ब्लॉक अब आज में ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ऑपरेटर ब्लॉक सीख लिया, कंपेयर ब्लॉक सीख लिया कैसे यूज़ करना है। इसके बाद इसके टाइमर को हम कैसे यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम यहाँ पे आके एक ब्लॉक ले लेते हैं FFB इंस्टेंट। आप कंट्रोल I भी प्रेस कर सकते हैं, जैसे मैं कंट्रोल I करूँगा ये आ गया, हाँ, और आप यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं, दोनों पे आ गया। हमारे में इसमें 3 टाइप के टाइमर हैं, एक टी ऑन, एक आता है, अब आप इसमें देखेंगे प्रीसेट डिले टाइमर, डिले आउट, इंटरनल टाइम। ठीक है, एक आता है टी ऑफ, इसमें प्रीसेट डिले और टाइम डिले आ गया। एक आता है TP,
इसमें प्रेजेंट पास्ट ड्यूरेशन, इन सब में डिफरेंस क्या होता है कि टी ऑन टाइमर जो है, टी ऑन टाइमर, ये चीज़ मैं फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस्ड जो लोग काम करते हैं डिफरेंट मॉडल पे, जिन्होंने काम कर लिया है जी डिफरेंट ब्रांड पे, उन्हें तो पता ही होगा। तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि टी ऑन की मीनिंग क्या है, टाइम डिले, कि कोई भी काम हमारा या कोई भी एक फंक्शन हमारा कितनी डिले के बाद स्टार्ट होना चाहिए, वो टी ऑन है। अगर मैंने 10 सेकंड डाल दिया तो कि ये प्रोसेस मेरा 10 सेकंड के बाद ऑन होना चाहिए, तो मैं टी ऑन वहाँ पे लगाऊंगा कि जब मेरा टी ऑन वो टाइमिंग कंप्लीट होगी तब मेरा वो फंक्शन स्टार्ट होगा। टी ऑन का फंक्शन क्या है कि आपके पास वो इनपुट जो आती है वो परमानेंट आनी चाहिए। अगर वो बीच में इनपुट गई तो आपका टाइमर तुरंत जीरो हो जाएगा। मतलब मान लीजिए आपने 10 सेकंड डालो, 9 सेकंड तक वो इनपुट आ रही थी, अगर वो इनपुट गई तो वापस से उसका वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर जब इनपुट आएगी तो वो वापस से जीरो से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो एक तो टी ऑन में ऐसे होता है। जब हम टी ऑफ की बात करेंगे तो टी ऑफ का फंक्शन क्या होता है कि आपने एक बार इनपुट जैसे दिया तुरंत इसकी आउटपुट ऑन हो जाएगी, तुरंत, मतलब एट अ मोमेंट आप इनपुट आते साथ ही आउटपुट ऑन होगी इसकी। फिर जैसे ही आप इसकी इनपुट बंद करेंगे तो जो टाइमर इसमें पड़ा हुआ 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के बाद अब ये आउटपुट ऑफ होगी। इनपुट आई, ये ऑन हो गई। अब इनपुट आपने कल तक नहीं हटाई तो कल तक ये इनपुट ऑन ही है, लेकिन आपने जब इनपुट हटा दी उसके 10 सेकंड के बाद आपने जो भी डिफाइंड टाइम आपने डाली उतनी देर के बाद ये बंद होने वाली है। फिर टीपी टाइमर क्या है, आपने जैसे इनपुट दिया तुरंत ये ऑन हो गई। और उसके बाद आप इनपुट रखो मत रखो कुछ भी करो, उसे उससे कोई मतलब नहीं, वो एक बार ऑन हो गई तो जो डिफाइंड टाइम है उतने टाइम के लिए ऑन रहेगी रहेगी। फिर आप उसे रोक नहीं सकते बीच में, फिर उतना टाइम कंप्लीट करने के बाद अपने आप ऑफ हो जाएगी। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं। पहले हम टी ऑन टाइमर ले लेते हैं। इसमें सर एक इनेबल बिट आएगी, इनेबल मैं परमानेंट अभी कर देता हूँ, और मैं एक इनपुट भी इसमें लगा देता हूँ साथ के साथ ही। स्टार्ट की बिट थी उस इसी को लगा देते हैं, और इसके टाइमर को हम कर देते हैं टी हैश 10 सेकेंड। 10 डाल दिया यानी 10 सेकेंड हो गया। ओके, इसका आउटपुट डिले हम एक लगा लेते हैं। इसका कोई मैं अभी फिलहाल एड्रेस नहीं दूंगा, एक ऐसी बना देता हूँ। एक इलैप्स टाइम आता है कि कितनी देर टाइमर चल चुका है। अब आपको ये कई बार देखना होता है तो इसकी भी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, बहुत सारे कन्वर्जन के बेस पे आप ये देख सकते हैं। या आप इसे बना एक नाम रख लीजिए 81, ठीक है ना, ये टाइमर हो गया। अब इसी को मैं यहाँ पे आपको कंपेयर भी करके दिखाई देता हूँ, मतलब कन्वर्ट करके कैसे करना है। अभी टाइम था, टाइम को हम कन्वर्ट करेंगे इंट में कि कितनी देर की वैल्यू है। ये चीज़ें मैं आपको बाद में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आज जब हम इसको कवर कर रहे हैं तो साथ के साथ मतलब एक ही पर्टिकुलर ब्लॉक की सारी चीज़ें एक जगह रहें, इस वजह से मैं इसको एक बार आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। इसको इंडिविजुअली कौन कौन से हमारे ब्लॉक और रहते हैं उसको मैं एक बार और थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगा। तो 81 ले लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि टाइम की वैल्यू अभी वो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा। मैं एक पर्टिकुलर कोई भी टाइम ले लेता हूँ, ठीक है, एंटर कर दिया।
अब इसी में मैं आपको टाइमर और काउंटर मेमोरी बिट्स के बारे में आपको समझा देता हूँ। बिल्ड कर देते हैं हम बैकअप कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है। हमने इतने सारे चीज़ें कर ली हैं। वो करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को कनेक्ट करेंगे और इसको हम डाउनलोड कर देंगे। अब आप ये देखिए, ये काउंटिंग मेरी स्टार्ट हो गई है। अब आप इसकी वैल्यू अगर देखना चाहें कैसे देख सकते हैं, राइट क्लिक करके एनिमेशन टेबल आप क्लिक करिए। ये देखिए वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। जैसे 10 होती है 0 से काउंटिंग आपकी स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, ये आप यहाँ पे भी अपना रख के ये देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। एनिमेशन टेबल है, यहाँ पे आपने क्लिक करके देख लिया। अब इसी की वैल्यू मैं से मान लीजिए 50 कर देता हूँ, आप इस चीज़ को देख पाएंगे। ऐसे ही 7 कर दूंगा तो पर मिनट की वैल्यू इंक्रीज होती है। और अब आप देखें, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि हम जैसे स्टार्ट बिट को कमांड देते हैं तो कैसे ये होगा। क्लिक किया, आउटपुट तुरंत ऑन हो गई और ऐसे बंद किया तुरंत ऑफ हो गया। तो हमारे डिजिटल स्टार्ट स्टॉप कैसे काम करना है और डिजिटली बिट हम कैसे यूज़ करने वाले हैं वो आपने देख लिया। मेमोरी वर्ड कैसे काम कर रहा है, ऑपरेटर ब्लॉक कैसे काम कर रहा है, कंपेयर ब्लॉक कैसे काम कर रहा है, वो आपने देख लिया। इसके जो एक्सटेंशंस हैं, जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि कॉमा कहाँ लगाना है, इक्वल्स टू कहाँ लगाना है, वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान दे के हमेशा लिखना है। अगर आप फिर भी कुछ गलत करते हैं तो आपको एरर दे देगा। अब आते हैं हम टाइमर पे। अब ये देखिए जैसे स्टार्ट था और इलैप्स टाइम भी आप देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए मैंने राइट क्लिक किया, स्टार्ट किया, ये देखिए ये मिली सेकंड आएगा। अगर इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी तो इसे आप टाइम के फॉर्मेट में आप डिस्प्ले नहीं करा सकते। वहाँ पे अगर आपको कहीं डिस्प्ले कराना है कि कितना टाइम इलैप्स हो गया, कैसे हो गया, ये जैसे 10,000 आ गया, इसको आप यहाँ इंट में वैल्यू है, इसको आप डिवाइडेड बाई कर देंगे तो आप एटलीस्ट किसी को दिखा सकते हैं ना कि 10 सेकंड हुए। अभी तो मैं इसे 1000 से, क्योंकि यहाँ पे मिली सेकंड में सारी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इलैप्स टाइम आता है वो मिली सेकंड में आता है। इसी वजह से आपको ऐसे करके दिख रहा था। ये देखिए 10 सेकंड के बाद ये आउटपुट ऑफ हुआ और मैं जैसे इसे सेट टू 0 कर दूंगा, आउटपुट इंस्टेंट ऑफ हो गया। अब मैं वापस से कमांड दे रहा हूँ। अब आप फिर देखिएगा ये मिली सेकंड में इसकी वैल्यू हमेशा आती है, मिली सेकेंड्स। तो अगर आपको वहाँ दिखाना है, इसको मैं डिवाइडेड बाई 1000 कर दूँ इसी बिट को, ये देखिए 6 7 8 9 10 ऐसे करके टाइमर दिखाई देना। जब मैं इस कार्डा वगैरह पे दिखाई देना, कई बार लोग बोलते हैं नहीं कितना देर के टाइमर चल चुका, कैसे चल चुका, तो लास्ट टाइम दिखाने का ये तरीका होता है। इसलिए मैंने आपको साथ के साथ इस वाले पार्ट को यहाँ पे ले लिया कि आपको कन्वर्जन बता दूं। ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन है, जैसे इंट को इंटीजर बिट है उसे में रियल में कन्वर्ट करना है, डी इंट में कन्वर्ट करना है, टाइम को आपको इंट में करना है, इंट को आपको टाइम में करना है, स्ट्रिंग को आपको किसी और में कन्वर्ट करना है, बुलियन में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे कन्वर्जन्स हैं। वो जैसे जैसे आप लॉजिक बनाना शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें यूज़ में आती चली जाएंगी। अब ये तो रहा टी ऑन का फंक्शन, आपने देख लिया। अब मैं इसी को डिलीट करके टी ऑफ बनाता हूँ, या मैं एक नया सेक्शन देके मैं ऑनलाइन ही सारे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक कॉपी कर लेता हूँ इसको।
ये आ गया। इसको राइट क्लिक करके मैंने प्लेस एफएफबी इंस्टेंस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टी ऑफ ले लेता हूँ। टी ऑफ टी एफ टाइमर लेता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, इसका भी आप ऐसे डाल सकते हैं, टी एस 10 सेकंड डाल देंगे। एक लैप्स टाइम में आप XYZ कुछ भी रख लीजिए। यहाँ का नाम आपको चेंज करना जरूरी है, क्योंकि दो सेम नाम रहेंगे तो आउटपुट कभी भी ऑन नहीं होगा। ठीक है, मैं इसे बिल्ड करा देता हूँ। बिल्ड कराने से पहले एक चीज़ और भी कर लेते हैं। टाइम हो गया, इसके साथ मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ। डिवाइड जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको लैप्स टाइम दिखा दूँ। अब ये मैंने ऑनलाइन ही बिल्ड कर दिया, वो केवल उसी सेक्शन को बिल्ड कर रहा है जहाँ पे हमारे चेंजेस हुए हैं, और इससे हमारे प्रोसेस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब ये देखिए 10 आ गया। अब ये देखिए, इसको मैं पहले 0 कर देता हूँ। ठीक है, टाइमिंग लैप्स टाइम सब 0 हो गया। ये जैसे ही मैंने एक बार, वो पहले से ही ऑफ था, मैं एक बार से इसे देखिए, अभी ऑफ हो गया। अब मैं दोबारा से कमांड दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसकी वैल्यू 0 हो गई और आउटपुट परमानेंट ऑन हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे अभी ये चल रहा है टाइमर, ये कोई आउटपुट ऑन नहीं है, इतनी देर बाद ऑन होगा, इसके ये टाइमर चलने लगा। और यहाँ पे अभी भी ऑन है, इसे कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट टाइम देके कुछ नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही अब आप इस बीट को 0 करेंगे, अब ये देखिए, अब ये टाइमर चलना शुरू है, ये आउटपुट अभी भी ऑन है। और ये इसकी आउटपुट आपकी बंद हो चुकी है उसी समय, लेकिन अब ये 10 सेकंड के बाद ये आउटपुट आपकी बंद होने वाली है। और इसी केस में अगर मैं टीपी की बात करूं, मैं टीपी भी अब कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ आके पेस्ट कर देता हूं, मैं कट कर देता हूँ, टीपी ले रहा हूँ। मैं लेफ्ट टाइम अभी कुछ नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि अब ये चीज़ें तो आप लोग सीख ही चुके हैं कैसे है। यहाँ पे देखिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसे। जैसे स्टार्ट करूँ, ये आउटपुट ऑन हो गई। अब मैं साथ के साथ ही इसे बंद भी करा दूँ, ये अभी भी चल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं, 10 सेकंड चलता रहेगा। ये 10 सेकंड के बाद ऑफ होगा, ये तुरंत बंद हो गए, 10 सेकंड के बाद ऑफ होगा। ये केवल कमांड फर्स्ट टाइम आया उसको स्कैन करेगा, उसके 10 सेकंड
तक ये चलेगा ही चलेगा। आपने चाहे बिट ऑन रखी चाहे बंद कर दी, इससे उससे कोई मतलब नहीं। बट टी ऑन में क्या था, ये आपको उतनी देर ऑन रख के रखना ही पड़ेगा। आपका इनपुट हटा और आउटपुट आपकी तुरंत बन टी ऑन के केस में। तो आप टाइमर के भी डिफरेंस समझ चुके, कैसे कन्वर्जन ब्लॉक यूज़ किया जाता है वो भी आपने देखा, डिजिटल बिट हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, एड्रेसिंग हम कैसे यूज़ करते हैं, अगर हमें कंपेयर ब्लॉक या ऑपरेटर ब्लॉक कैसे यूज़ करना है वो आपने इसमें देखा है। बाकी फिर आप इसको प्रैक्टिस करिए। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको अगले वीडियोस में कुछ और जो हमारे लैंग्वेज हैं उनके बारे में भी बताऊँगा। फिर हम इसमें कुछ एक फंक्शनल ब्लॉक कैसे बना सकते हैं। ये एक मैंने सिंपल आपको लॉजिक बताया कि आप कैसे बेसिक लॉजिक पे काम करेंगे लैडर लॉजिक में, ठीक है। इसके बाद हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, एलिमेंट्री वेरिएबल तो मैंने आपको बता ही दिया, आप यहाँ पे इंडिविजुअली बना सकते हैं। बाकी इसका एक सिंपल वे भी कैसे है बना सकते हैं वेरिएबल, वो एक मैं बेसिक चीज़ और आज के पार्ट में ले लेना चाहता हूँ कि जैसे आपने कुछ एक वेरिएबल बनाया, इसको आप सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट सिलेक्टेड करेंगे। एक फास्ट वे में मैं आपको बता दें, तो एक हमने तो पता नहीं ये चीज़ बहुत, जब मैंने काम शुरू किया था बहुत टाइम के बाद सीखा, लेकिन आप लोगों को मैं अभी से बहुत जल्दी कैसे काम करना है वो बता दे रहा हूँ। वायर टाइम मैंने एक फाइल एक्सपोर्ट कर ली, टेक्स्ट फाइल, इसको एक्सपोर्ट कर लिया और इसी के साथ ही मैं वायर टाइम ये है आपने बना लिया, ठीक है। अब आप इसी को एक्सेल में कैसे ओपन करेंगे, ओपन आने के बाद हमने डेस्कटॉप पे ये फाइल रखी थी, टेक्स्ट फाइल, वायर टाइम को आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, सिलेक्ट, नेक्स्ट, फिनिश। देखिए वेरिएबल आपके बन गए। अब यहाँ पे आप कुछ भी बना लीजिए, मैं एक वेरिएबल ऐसे ही नाम रख लेता हूँ, ठीक है। ये वेरिएबल तो आप जो रहेगा एज इट इज डाल देंगे। अब आप ये देखेंगे कि ऐसे करके आपके 150 वेरिएबल अगर हैं, आप कितने आसानी से ये वेरिएबल इंपोर्ट कर लेंगे, बना लेंगे। और केवल इसी में नहीं, ये चीज़ मैं आपको स्काडा में भी बताऊंगा। यहाँ पे आए, अब आपने सीधा वेरिएबल पे क्लिक किया, इंपोर्ट, टेक्स्ट फाइल, मेरा मेरा टाइम वाला है, वो एक वेरिएबल उसने बाय डिफ़ॉल्ट दिखाया, मैंने कहा ठीक है रिप्लेस मार दो उसे, इतने आ गए। अब ये तो अभी 6 वेरिएबल आप तो कहोगे जल्दी बना लिया, इसी में आपके कई 500 600 वेरिएबल हैं। आपने एक बार में वेरिएबल एक्सेल में बना के इंपोर्ट कर दिया, आपको अलग अलग से बनाने का झंझट ही नहीं है। नहीं तो आपको इंडिविजुअली यहाँ पे एक टैग बनाओगे, फिर उसके डाटा टाइप करोगे, एक्सेल में करोगे, एड्रेस डालोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आप एक्सेल में बना के यहाँ पे इंपोर्ट बहुत इजी करा सकते हैं। तो यहाँ पे साथ के साथ जो मेरे वीडियोस रहेंगे, आपको एक शॉर्टकट वे में भी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। मैंने तो चीज़ें यहाँ से एक एक वेरिएबल यहाँ बनाए हैं, हज़ार वेरिएबल मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में बनाए हैं यहाँ पे रह के। आपको मैं एक्सेल वाला पाथ बता रहा हूँ। और बाकी अब नेक्स्ट वीडियो, आगे आने वाले वीडियोस में हम कैसे फंक्शनल ब्लॉक बना सकते हैं, कैसे एंड और गेट्स को लेके हम लॉजिक बनाएंगे, या हम DIDO कैसे यूज़ करने वाले हैं,
और उसकी भी कुछ मैपिंग्स, कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं स्काडा के साथ कैसे कम्युनिकेशन रहेगा वो चीज़ आपको बताऊंगा कि इस पीएलसी को हम कैसे स्काडा के साथ कम्युनिकेशन कराने वाले हैं। उसके बाद फिर जो आपके पॉइंट्स आते रहें, आप मेरे को जो भी अपने पॉइंट, अपने व्यूज़ देंगे कि इस पीएलसी में जो कोई काम कर रहे हैं उनको इसमें क्या चैलेंज आता है या कौन सा पार्ट वो चाहते हैं हम कवर करें, हम उस चीज़ को कवर करेंगे। क्योंकि बहुत एक लार्ज स्केल में पीएलसी है, हम सारे पार्ट कवर एकदम से नहीं कर सकते हैं। किसी को कोई स्पेशल कोई पॉइंट रहता है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी तो अ, इसमें आपको मिल ही जाता है। आप मेरे को मेल कर सकते हैं, आपके कोई चैलेंज है जो मेरी हेल्प हो सकेगी मैं वो आपकी डेफिनेटली करूँगा। और मेरे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और साथ के साथ कमेंट ज़रूर करिए कि आपको वीडियोस में अगर कुछ अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है वो भी उस पे ज़रूर मेंशन करिए। या आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वो भी आप उसमें डालिए। तो जब भी हम इस वीडियो को बना रहे हैं उसमें उस पॉइंट को हम कवर करने का ट्राई करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। ओके बाय।